दुनिया की बड़ी महाशक्तियों और उनके नेताओं की ताकत के बीच भारत के प्रधानमंत्री की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। समंदर में जिनपिंग और उनकी पूरी फौज जिस मिशन में जुटी थी, सिर्फ पीएम मोदी की एक रणनीतिक जीत ने उस पर पानी फेर दिया है। आज की अड़ी में बात उस संजीवनी की होगी जिसने पूरी दुनिया में एक विषधर को रोकने वाली आशा की किरणों को जन्म दिया है। आज पूरी दुनिया पीएम मोदी को ग्लोबल नायक के तौर पर देख रही है। जहर बांटने वाला चीन, जिससे खतरा एशिया से लेकर यूरोप या यूं कहें कि वो तो पूरी दुनिया को ही है, ताइवान से लेकर जापान तक और समंदर से पहाड़ तक जहां नजर डालिए वहां ड्रैगन डंक मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज मोदी की जयकार के चलते चीन को मिर्ची लग गई है। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बड़ी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त पैसिफिक में भारत की बढ़ती धाक से टेंशन में आ गया है चीन। पापुआ न्यू गिनी में मोदी के सम्मान से चीन को मिर्ची लग गई है और कश्मीर में G20 की बैठक का चीन ने विरोध किया है। पैसिफिक इलाके पर है चीन की गिद्ध नजर और पैसिफिक में भारत का वर्चस्व बढ़ना चीन को नुकसान पहुंचाएगा। और नए हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये दो तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रही हूं और इसी संकल्प को दोहराती हुई ये तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर न्यू पापुआ गिनी की है, जहां पीएम मोदी के स्वागत में न्यू पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री ने हर प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। वहीं दूसरी तस्वीर कश्मीर की है, जहां G20 मीटिंग में चीन और उनके कट्टर साथियों को छोड़कर हर वो देश पहुंचा जो शांति और अमन चाहता है। चीन ने हिंदुस्तान के अभिन्न अंग कश्मीर पर भारत को घेरने की चाल चली तो पीएम मोदी ने चीन के पैसिफिक प्लान पर करारा प्रहार किया है। पैसिफिक देश न्यू पापुआ गिनी में पीएम मोदी के भव्य स्वागत में आई इन तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान यहां चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार है, तभी तो चीन तिलमिला गया है। और इसी के साथ ही बहुत ही ज्यादा जानकारियां आज हम अपने शो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। किस तरह से मजबूत फ्रंट होगा, एंटी चीन कूटनीति की जंग हारेंगे जिनपिंग। ये चार तस्वीरें इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। पीएम मोदी का बढ़ता कद किस तरह से चीन को परेशान कर रहा है, ड्रैगन के पेट में दर्द कर रहा है। पहली तस्वीर बाइडेन मोदी की जुगलबंदी की आप देख रहे हैं, सम्मान मिला है, लेकिन क्वाड की बैठक में पीएम मोदी का जो जेस्चर है उससे तमाम वो देश हैं वो लगातार ऐसा लग रहा है कि भारत की धाक को मान रहे हैं। अगली तस्वीर पापुआ न्यू गिनी में भव्य स्वागत, जिसकी चर्चाएं हर देश का इस वक्त प्रतिनिधि कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिजी में जो तस्वीरें आई हैं सर्वोच्च सम्मान की, वो तो अलग ही एक आयाम तय कर रही हैं हिंदुस्तान को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। तो ये तस्वीरें भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बताती हैं कि किस तरह से भारत और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगी इन चार तस्वीरों के बाद, वो है पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे के दौरान चीन को बड़ा मैसेज मिला है। वो मैसेज क्या है आपके सामने आने वाला है। द वीक मैगजीन में छपे लेख में दावा हुआ है कि पापुआ न्यू गिनी दौरा मोदी की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है और इससे भारत और साथ ही अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। कैसे होंगे, इसका डिटेल में विश्लेषण हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ जरूर करेंगे। ये पूरा मैप देख लीजिए और ये समझिए कि चीन के निशाने पर कौन कौन से देश थे और अब उनमें किस तरह का बदलाव हो गया है। खबर जो आई थी पिछले साल, आपको याद होगा, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जून में दौरा किया था और उसके बाद ये वो देश हैं जिनका जिक्र अब मैं करने जा रही हूँ। एक एक कर आप इन्हें देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे अब चीन के ऊपर लगाम लगाने के लिए भारत की एंट्री बहुत जोरदार हो गई है। इसमें सबसे पहले पापुआ न्यू गिनी, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त सम्मान किया गया, उनको किस तरह से वेलकम दिया गया जोश व खरोश के साथ। इसके बाद मैं फिजी का जिक्र करना चाहती हूँ। सर्वोच्च सम्मान दिया गया है फिजी में और ये भी बताता है कि भारत की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी बड़ी हुई है। इसके बाद बात आती है सोलोमन द्वीप की, इसके बाद माइक्रोनेशिया की, समोआ की, वानुअतु की और नियो की, टोंगा की और किरिबाती की। ये वो हैं जो चीन के निशाने पर हैं और इस निशाने के साथ ही जो अगली जानकारी आ रही है वो क्या है, वो ये है कि ये जो देश हैं ये चीन को लगातार, चीन कैसे इन पर अपनी बातों को थोपने के लिए क्या करता रहा है। चीन लगातार इन देशों को लोक लुभावन प्रलोभन देता रहा है।
चीन पिछले साल विदेश मंत्री ने यहाँ का दौरा किया था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया थोड़ी देर पहले जब मैं शुरुआत करी थी इस जानकारी का। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस पूरी खबर को लेकर कही जा रही है वो ये बताई जा रही है कि चीन की नज़र में पीएम मोदी का जो जोरदार स्वागत हुआ है, ये स्वागत चीन के लिए एक जोरदार झटका है जो कि हुआ न्यू पापुआ गिनी में। और फिजी की बात करूं तो चीन डोरे डालता रहा है फिजी पर, लेकिन अब वहां पर भी स्थितियां बदलती हुई चीन के लिए लगातार सामने आ रही है और इसी को लेकर डरा हुआ है चीन कि अब क्या होगा। अब तो भारत ने एंट्री मार ली और इसी के साथ ही अब हम सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले रुख करना चाहती हूँ पीके श्रीवास्तव जी आपका। सर, आपको क्या लग रहा है ये जो भारत की एंट्री धुआंधार तरीके से हुई है, ये ड्रैगन की पेशानी पर बल कैसा पैदा करेगी? प्रीति, अगर आप इसको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप पैसिफिक में ये दोनों आइलैंड नेशंस जो हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है मेरीन पावर के पर्सपेक्टिव से। दे आर सो स्ट्रेटजिकली प्लेस्ड कि चाइना ने इनकी पूरी कोशिश की थी वहाँ जा कर के इनको अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए। जो उनकी डेट डिप्लोमेसी चलती है उसका भी उन्होंने पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। और ये जो प्रधानमंत्री का जो पैर छू के स्वागत किया वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। इसका मतलब वो मानते हैं कि ये बड़े अच्छे राजनीतिक हैं, ये कूटनीति है और भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि चाइना के पक्ष में जाने से चाइना उन चीज़ों को कब्जा कर लेता है, उन देश की स्वतंत्रता को उनका हनन कर देता है। देखिए, जो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में है उन सबकी हालत ख़राब है, चाहे वो श्रीलंका की देखिए या पाकिस्तान की देखिए। उस हिसाब से ये न्यू गिनी जो गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, और ये फिजी जो आइलैंड नेशंस हैं पैसिफिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। इस अगर हम मत को लें तो दोनों बाइडेन एंड हमारे प्रधानमंत्री इसमें बिल्कुल साथ साथ हैं, एक ही साइड में खड़े हैं। और ये इन्फ्लुएंस हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इंडो पैसिफिक का टोटल रीजन है, अगर उसमें हम अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेंगे तो हमें ये सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो प्रोफेसर संजय भारद्वाज, यही तो चीन की तकलीफ है और इसीलिए G20 से उसने किनारा कर लिया। देखिए, ये बात साफ है कि जिस तरीके से चीन, आप ये देखिए कि जो अब क्या दौर चल रहा है कि एक अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट का दौर चल रहा है। इसमें निश्चित रूप से जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये भारत के लिए और वर्ल्ड पावर आपका ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक तो इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से अलाइनमेंट चल रहा है और डिफरेंट कंट्रीज इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए साथ आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमको देखने को मिला कि G20 में जो कश्मीर में समिट हो रहा है उसमें चीन की भागीदारी नहीं होना एक तरीके से चीन की एक बौखलाहट है ये, क्योंकि चीन दोहरे मापदंड में विश्वास करता है, शुरू से ही दोहरे मापदंड में विश्वास करता है। भारत ने तिब्बत को माना, एक वन चाइना पॉलिसी को माना, लेकिन चीन हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता रहा है और आतंकवाद का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, इन सब में एक दोहरे मापदंड चीन के हमेशा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से भारत के साथ एक समर्थन जुट रहा है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, खासकर G20 और G7 में जो देखने को मिल रहा है कि ये भारत के लिए, चाहे वो आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखिए या बाकी कूटनीतिक दृष्टि से देखिए, भारत एक अग्रिम भूमिका में आ रहा है और भारत एक ग्लोबल साउथ की एक आवाज बन रहा है। कैप्टन आलोक बंसल जी, जैसा कि सर कह रहे हैं, क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरह से वन चाइना वन पॉलिसी का जिक्र चीन लगातार हर प्लेटफॉर्म पर करता है, लेकिन जब वन इंडिया की बात होती है तो वो विवादित क्षेत्र का हवाला देकर अपने आप को अलग कर लेता है, तो यही बता रहा है कि वो अपने लिए कितना सेल्फ सेंट्रिक होकर डिसीजन लेता है और जब सामने वाले की तरफ से भी वैसा ही जश्न मिलता है तो अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीन जो है वन चाइना पॉलिसी पे काफी सेंसिटिव है और चीन का शुरू से ये रवैया रहा है सन 63 से कि वो जम्मू कश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र मानता रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि ये भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन वही चीन जब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात आती है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, तो इस विवादास्पद क्षेत्र में निवेश करने से हिचकता नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्त पापुआ न्यू गिनी के दौरे से चीन अवश्य बौखलाया हुआ है, क्योंकि दक्षिण प्रशांत सागर जो क्षेत्र है, यहाँ के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं,
इनमें चीन काफी घुसपैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, सोलोमन आइलैंड्स में उसने काफी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है पापुआ न्यू गिनी से, इसने स्थापित कर दिया है कि इस क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं वो भारत को एक डिपेंडेबल एलाई के रूप में देखते हैं। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपके एक भरोसे वाले दोस्त हैं, और इससे चीन काफी हद तक बौखलाया हुआ है। और चीन का श्रीनगर में इस बैठक में हिस्सा ना लेना यही दर्शाता है कि उसकी ये बौखलाहट जो है उसको दिखा रहे हैं। सर, ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से पहले चीन विस्तारवादी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाता है, फिर अपना गुलाम एक तरह से उस देश को बना लेता है, और फिर जो वो कहता है वो करवाना चाहता है उस द्वीप से। और यही हाल इस वक्त सोलोमन क्या बाकी जो आइलैंड वहां पर मौजूद हैं उनके साथ भी वैसा ही करने की तैयारी में है चीन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन का सबसे बड़ा हथियार ये है, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं। खैर, बहरहाल मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं। और चीन का एक तरह का जो रास्ता है, हथियार, वो यही है कि अपने पैसे के बल के ऊपर एक तरह से कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी अपनाता है। बाकी देशों को पैसा दे करके, उधार दे करके, डेट वगैरह कर करके एक तरह से डेट स्ट्रैटेजीज ने अपना ली है। ये भारत के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो हम तक अभी तक किसी ने बात नहीं करी है, कि भारत और ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, चाहे सोलोमन आइलैंड हो, चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, फिजी हो, इन सब देशों में एक दो मुल्कों को छोड़ करके एक बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन है। भारत के लोग वहां पर हैं जो कि गन्ने की खेती के लिए वहां पर गए थे और फिर वहां के निवासी बन गए हैं। और उनका वहां की जो पॉलिटिक्स है, खासतौर पर पापुआ न्यू गिनी में रबुका वहां पर हैं, और ये जो महेंद्र थे, जो प्रधानमंत्री बाद में भले भारत के ओरिजिन के हैं, वो ये, तो इन लोगों के थ्रू भारत का वहां पर काफी बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि कल्चरल, सांस्कृतिक तौर पर, और सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन के तौर पर हमारे काफी गहरे संबंध रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के और फिजी के 80% लोग भारत के पढ़े हुए हैं। उन 80% में कम से कम आधे लोग स्कॉलरशिप में यहाँ पर आए थे, और काफी देशों के तो प्रधानमंत्री भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। तो यानी कि सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल्चर भी भारत, चाहे हम बात करें पापुआ गिनी का, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां जाते हैं तो उनका इतना जोशो खरोश के साथ वेलकम होता है कि वो अपने आप में ही गजब की तस्वीरें हो जाती हैं। और ऐसे में आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, एक बड़ी जानकारी व्यूअर्स के लिए आ रही है। पैसिफिक में चीन को घेरने की तैयारी में है क्वाड। पापुआ न्यू गिनी से खबर, जहां पर यूएस के साथ रक्षा सौदों पर दस्तखत किए गए हैं, और पीएनजी के हवाई अड्डों और साथ ही बंदरगाहों तक अमेरिका को मिलेगी पहुंच। पापुआ न्यू गिनी के पीएम का बहुत बड़ा बयान है कि हम अमेरिका के साथ खास रिश्ते बना रहे हैं, और यही तकलीफ है चीन की। दरअसल अब चीन का जो मकसद है उसे आपको समझना होगा, जिसके जरिए आप इस पूरे खबर को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि आखिर मिर्ची क्यों चीन को लग रही है, जब पापुआ न्यू गिनी में भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से गर्मजोशी से वेलकम किया जाता है। फिजी में उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। पैसिफिक में चीनी मकसद क्या है, आइए आपको मैं बताती हूं। दरअसल पैसिफिक देशों से सिक्योरिटी डील के बहाने विस्तार की नीयत रखता है चीन, लेकिन ये 4-5 पॉइंटर्स आपके सामने हैं जो क्लियर करेगा इस पूरे मकसद को। पैसिफिक में चीनी मकसद क्या है? पैसिफिक देशों से सिक्योरिटी डील करना, डील के बहाने विस्तारवादी की नीति जिसके लिए चीन जाना जाता है, अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ना, इसके अलावा क्वाड के खिलाफ मजबूत होना, क्वाड जिसमें भारत भी है, समुद्री रूटों पर प्रभुत्व जमाना। और ऐसे में अभी अब से देखिए, ये समुद्री रूटों पर प्रभुत्व जमाने के बाद जो नीचे जो जानकारी आ रही है, ब्लैक पॉइंटर्स जो लिखे हैं इनको भी देखिए। पैसिफिक क्षेत्र में इस वक्त साउथ चाइना सी से हवाई द्वीप तक कंस्ट्रक्शन में जुटा हुआ है चीन। इससे क्या होगा? इससे होगा कि सोलोमन के साथ सीक्रेट सिक्योरिटी डील की हुई थी चीन ने, और ऐसे में समुद्री मछलियों पर चीन की सख्त नजर है। और एक और जानकारी आती है वो ये कि कारोबार में हिस्सेदारी के लिए वो रूट तैयार कर रहा है। हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ अपने व्यूअर्स को, आप बताइए कि किस तरह से दखलंदाजी जो है चीन की वो इन आइलैंड पर अब पूरी तरह से रुकती नजर आ रही है जब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो जाती है वहां पर। देखिए, पहली चीज तो हमें समझना चाहिए कि ये द्वीपों का महत्व क्या है। ये द्वीप जो है बड़े छोटे छोटे हैं क्षेत्रफल में, जनसंख्याएं कम है, पर इनकी समुद्री सीमाएं बहुत लंबी हैं। लाखों वर्ग किलोमीटरों के इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं।
इनमें से कई द्वीप आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करते थे, और इसलिए चीन यहाँ पे बहुत बुरी तरह घुसपैठ कर रहा है। वो कई जगह आर्थिक मदद के बहाने, कई जगह राजनीतिक घुसपैठ के द्वारा इन राष्ट्रों के बाह मरोड़ने का कार्य कर रहा है कि ये लोग ताइवान को डी रिकॉग्नाइज करके पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करें। सोलोमन आइलैंड की हमने बात की, जहां पे इन्होंने अपनी सेनाओं को स्थापित करने की कोशिश की। जहां तक सवाल भारत का है, यहाँ पे एक द्वीप है फिजी, जहां पे कि एक बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनको कि इंडेंचर्ड लेबर के रूप में वहां ले जाया गया था। फिजी से एक बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग अन्य द्वीपों में भी फैल गए हैं। भारतीय जो संस्कृति है यहाँ पे काफी फैली हुई है। भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जाता है जो खतरनाक नहीं, जो कि विश्वसनीय है, जबकि चीन को हमेशा यह देखा जाता है कि एक खतरनाक राष्ट्र है जिसका कि विस्तारवादी नीति है। चीनी जो नागरिक जो इन राष्ट्रों में गए हैं, उन्होंने वहां के व्यापार पे आधिपत्य जमा लिया है, वहां की राजनीतिक तंत्र के अंदर जो है वो इंटरफियर कर रहे हैं। अगर आप देखें सोलोमन आइलैंड में किस तरीके से इन्होंने वहां की अंदरूनी राजनीति को घुसपैठ की है, जो नेता और जो राजनीतिक दल चीन के विरोधी थे उनके खिलाफ किस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र रचा है, तो यह कई कार्य। प्रधानमंत्री मोदी का पपुआ न्यू गिनी में दौरा और प्रशांत महासागर क्षेत्र के जो द्वीप समूह के राष्ट्र हैं उनसे मिलना, यह दिखला रहा है कि इन राष्ट्रों को एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है चीन की जगह, एक ऐसा विश्वसनीय दोस्त जो चीन के बढ़ते प्रभाव को इस क्षेत्र में रोक सकता है। चीन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की दखलंदाजी को रोकना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी के साथ, कुछ तो द्वीप वहां पर ऐसे भी हैं जैसे हमने भी बताया सोलोमन आइलैंड है, वहां पर वो अपना रोड का प्रोजेक्ट पूरा भी कर चुका है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री यानी भारत की वहां पर एंट्री ये बताता है कि वो जो प्रभुत्व बहुत प्रबल महसूस कर रहा था चीन, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल ठीक प्रीति, इसमें जैसा कि हमारे पिछले पैनलिस्ट ने बताया, बेसिकली ये चीन का वहाँ जो दखलंदाजी बढ़ी थी वो क्वाड के फॉर्मेशन के बाद से आपने देखा कि चीन बहुत ही एक्टिव हो गया था, बहुत सक्रिय हो गया था, क्योंकि वो सक्रियता बढ़ी थी क्वाड को काउंटर करने के लिए। अगर हम वहाँ भी अपना प्रभुत्व रखते हैं और वहाँ के जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली आपका एक तरीके से इन्फ्लुएंस आ जाएगा। सो क्वाड का ऑगमेंटेशन, इसको समझ के चलिए कि क्वाड जो एक इंडो पैसिफिक में एक फोर्स बन के इमर्ज कर रही है, इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस, लेकिन जिस तरह का पॉलिटिकल फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स और अंडरस्टैंडिंग की ग्लोबल फोर्स बन रही है, उस फोर्स को काउंटर करने के लिए अब चाइना के पास कोई विकल्प नहीं है। इन अगर द्वीपों में, और जैसा कि अभी हम सब जानते हैं, फिजी में इंडेंचर्ड लेबर बहुत गए थे, बहुत इंडियंस थे, वो वहाँ से स्प्रेड आउट किए। और अगर आप देखिए पापुआ न्यू गिनी की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड का एक मेंबर है, बहुत दूर नहीं है। अगर वहाँ पर चाइनीज़ बेस या चाइनीज़ कुछ कायम होता है तो वो बहुत फलक्रम बन जाएगा काउंटर करने के लिए किसी भी मिलिट्री। और सर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक उन द्वीपों को, उन छोटे छोटे आइलैंड वाले देशों को कोई ऐसी उम्मीद की किरणें नहीं दिख रही थी जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, और ऐसे में भारत वो देश बनकर सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें एक विश्वस्त पार्टनर नजर आ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं। मेरे बाकी गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जुड़ूंगी, लेकिन इस बीच अब व्यूवर्स को ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ड्रैगन का निशाना ये जो पैसिफिक रीजन है ये है क्यों, आखिर क्यों वो चाहता है कि वहां उस जगह पर उसका वर्चस्व हो। तो देखिए अब मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। 15% ये सामने आप देख रहे हैं, 15% जो दुनिया की जमीन है वो पूरा एरिया है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी वो ये कि 3 गुना अमेरिका से ज्यादा समुद्री एरिया है, और इतना बड़ा एरिया किसी भी कीमत पर चीन छोड़ना नहीं चाहता है। इसके अलावा जो 60% दुनिया में प्रशांत महासागर का मैरीटाइम ट्रेड है, यानी कि बहुत सारा जो व्यापार है वो इसी प्रशांत महासागर, जिसका परसेंट में 60% कहा जा रहा है, एरिया है जहां पर ट्रेड होता है, मैरीटाइम ट्रेड होता है। तो आप ये समझिए कि कैसे चीन, जिसकी नीयत, जिसकी जहनियत में ही ये बात छिपी हुई है कि वो किसी भी तरह से विस्तारवाद को आगे बढ़ाना चाहता है, वो कैसे छोड़ दे। ऐसे में डॉक्टर संजय, मेरा आपसे सवाल ये है ऐसे में सर कि ये पूरा जो एरिया है इसमें अब ये जो एक कहते हैं ना कि किसी तरह से अब एक बड़ा सा छेद हो गया है, ऐसा छेद हो गया है जो चीन के लिए आने वाले वक्त में उसकी जो सोच है उसको पूरी तरह से धराशायी करता है। लेकिन ये जो स्टार्ट लिया है इसके लिए आने वाले वक्त में कैसे हर्डल्स भी क्रिएट कर सकता है चीन। देखिए 2-3 बातें इसमें साफ, ये 10 आइलैंड स्टेट्स का एक कंसोर्शियम है और भारत ने 2014 में इन स्टेट्स को टच किया था। 14 में एक कंसोर्शियम बना था।
वहाँ से भारत की इनसे पार्टनरशिप डेवलप हुई। उसी के साथ दूसरा जो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात थी, और इसी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ के साथ जुड़ने की बात है, ये सीधा सीधा जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसको चैलेंज किया गया था। ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप भारत की, जब हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से अब कनेक्ट ईस्ट पॉलिसी जो चल रही है, इसमें 3 बातें हमने रखी थी और इनसे कनेक्ट करने की बात थी। पहली कल्चरल कनेक्टिविटी की बात थी, दूसरी कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात थी, और तीसरी फिजिकल कनेक्टिविटी की, जो कि आगे जाते हुए इंडो पैसिफिक, पूरा इंडो पैसिफिक रीजन तक भारत को फिजिकली कनेक्ट करने की बात थी। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट आया क्वाड के माध्यम से, खासकर उसमें आप देखिए कि निश्चित रूप से जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑस्ट्रेलिया की है, जापान की है, वो जो चाइना का जितना डिस्प्यूटेड एरिया है, चाहे साउथ चाइना सी हो, हर कंट्रीज के साथ, वियतनाम, फिलीपींस, सबके साथ में, और आप ताइवान का इशू देखिए, ये सारे संदर्भ में, और भारत के साथ जो इंडियन ओशियन में जिस तरीके से चाइना बढ़ रहा है, तो भारत की जो एक पार्टनरशिप एक डेवलप हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और वो खाली मिलिट्री पार्टनरशिप, नेवल के क्षेत्र में भी हमने मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, उससे चाइना बौखला गया है कि दोनों ही क्षेत्र में चाइना को एक बड़ा पार्टनरशिप के माध्यम से, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो, चाहे वो जियो दरअसल हुआ ये कि चीन को ये लगता रहा कि वो एलएसी पर उलझाकर भारत को अपने फायदे बाकी जगह से निकालता रहेगा, यानी कि अपनी सोच को आगे बढ़ाता रहेगा, लेकिन हो गया इसके उलट। ऐसे में सुरेश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में और कितने झटकों का सामना चीन को इसी तरह के करना पड़ सकता है? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि चाइना के सामने इस समय चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं। पैसिफिक में उसने सोचा ये था कि जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं सदर्न पैसिफिक में, उनसे अपने रिश्ते मजबूत करके, पैसा दे करके वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत कर लेगा। लेकिन 1-2 आइलैंड को छोड़ करके ऐसा एक फोरम के तौर पर नहीं हो पा रहा है। काफी सारे देश ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि चीन की नीति क्या है और उससे वो बचना चाहते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, इसमें पैसिफिक आइलैंड के सामने मेजर 2 इश्यूज हैं। एक तो डेवलपमेंट, जिसके लिए उनको डेवलपमेंटल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चाहिए, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। ये सारे आइलैंड्स, अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सबको खतरा है कि वो पानी में डूब जाएंगे। तो अगर भारत क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट असिस्टेंस, इन दोनों को लेकर के संस्कृति को बेस बना करके इनके साथ में आया है, तो मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारी पकड़ वहां पर काफी ज्यादा। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि भारत इन द्वीपों का, इन आइलैंड्स का एक नेचुरल पार्टनर बन सकता है, वो पोटेंशियल भारत में है। हिरोशिमा में G7 समिट पर बौखला गया है चीन। कैसे? दरअसल चीन ने बीजिंग में मौजूद जापानी राजदूत को किया तलब और G7 समिट में चीन से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज किया है। चीन ने कहा कि उसकी निंदा करना और बदनाम करना बंद करे जापान, संबंधों को और बिगाड़ने का काम ना करे जापान, चीन की तरफ से कहा गया है। लेकिन देखिए किस तरह से जो सच्चाई अगर रखी जाए और उस पर अगर किसी को ऐतराज है, तो साफ पता लगता है कि अगर एक साथ एक मंच पर, एक नहीं कई देश ऐसी बात कह रहे हैं, तो फिर खामी किसमें है? और ऐसे में चीन को मिर्ची लगना, चीन को बुरा लगना वाजिब था। बड़ी खबर एक और आ रही है, चीन के विरोध पर जापान का पलटवार भी आ गया है। जापान से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है चीन के। जापान ने कहा है कि G7 में सामान्य मुद्दों पर बात करना स्वाभाविक है, विरोध करने से पहले चीन अपना स्वभाव बदले, ये जापान की तरफ से कहा गया है। और चीन नहीं बदला तो भविष्य में ऐसे कई मुद्दे होंगे जिन्हें उठाते रहने की कोशिशें होंगी। तो एक बड़ा झटका लगा है ये जापान के जवाब के तौर पर चीन को। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि चीन और जापान के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन अब एक नया एक्सटेंशन मिल गया है G7 के समिट में, जहां पर जापान के प्लेटफॉर्म के जरिए चीन के बारे में बातें रखी गई हैं कि चीन की जो नीयत है विस्तारवादी की, ये आने वाले वक्त में चल नहीं पाएगी ज़्यादा। मजबूत फ्रंट, एंटी चीन कूटनीति की जंग कैसे हारने वाले हैं जिनपिंग? एक और जानकारी, पापुआ न्यू गिनी में देखिए पैसिफिक देश किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मकसद क्या है? 1.4 मिलियन टन हर साल टूना मछली निकाली जाती है यहाँ से, और दुनिया की टूना मछली का कारोबार 30% है।
इसके अलावा चीन में प्रोडक्शन से ज़्यादा सी फूड खाने वाले लोग हैं और इसीलिए वो यहाँ से भरपाई करना चाहता है। दक्षिण महासागर में ओवर फिशिंग करता है चीन। चीन की अवैध फिशिंग पर क्वाड की सख्त नजर है और यही तकलीफ है उसकी। सोलोमन आइलैंड में पैसिफिक गेम के लिए चीन स्टेडियम बना रहा है। ऑलमोस्ट काम पूरा भी हो गया है। पापुआ न्यू गिनी में ये $1 बिलियन का नेशनल रोड सिस्टम बनाएगा, इसकी भी जानकारी आ रही है। और साथ ही साथ वनुआतू में चीन का पहला रोड प्रोजेक्ट पूरा होगा। फिजी में कमर्शियल बिल्डिंग मॉल रोड बना रहा है चीन, जिसको लेकर अब देखिए एक बार फिर से उसकी मंशा साफ होती हुई। पैसिफिक देश जिनके बारे में मैं जानकारी आपको दे रही हूं इस वक्त, तो हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी हैं जो लगातार इस पर बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में चीन को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन सर, जो इंटरेस्ट एरिया है उसमें तो बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं चीन को, लेकिन उन पर अंकुश लगाने के लिए अब भारत और ये जो द्वीप है इसमें किस तरह से अमेरिका भी साथ खड़ा नजर आएगा आने वाले वक्त में? प्रीति, चीन का जो वहाँ इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरीके से जो डेट डिप्लोमेसी चलती है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ वो खड़ा कर रहे हैं, उससे उनकी मंशा बिल्कुल साफ़ है कि वहाँ वो अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं। और फिशिंग की जो आपने बात की, एक बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि चीन ही एक ऐसा डेवलप्ड कंट्री है जो फूड डेफिशिएंट है। फूड की उसको लेना ही पड़ता है, इसीलिए वो इस पूरे इलाके में वो अपना प्रभुत्व, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, इंडो पैसिफिक ओशन हो, उसमें वो अपनी मनमानी करना चाहता है। उस मनमानी को रोकने के लिए ज़रूरी था कि जो कंसोर्शियम है इन आइलैंड्स का, आइलैंड नेशंस का, और उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर कोई दबाव पड़े बाकी देशों का, जैसे यूएस का, इंडिया का। इंडिया अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा सकता है। जो भारत की वहाँ कल्चरल टाइज़ हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरीके से वहाँ के जो लीडर्स हैं इंडिया में एजुकेटेड हैं, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर भारत उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे कि चीन का प्रभाव जो अभी वहाँ बढ़ता हुआ था उसको काउंटर किया जा सके। ये बहुत ही ज़रूरी होगा, नहीं तो जिस तरीके से चीन की इनग्रेस होती है उसके बाद से चीन उस देश को एक तरीके से अपने काबू में कर लेता है, वो प्रक्रिया रुकनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगी तो ये जो फ्रंट बना है और जिस तरीके से G7 में बातें हो रही हैं वो इसी चीज़ को लेके हो रही हैं कि चीन अपनी जो मंशा लेके जाता है और उसमें हमेशा दुर्भावना रहती है दूसरे देश को कब्जा करने की, वो किसी तरीके से संभाली जा सके। जापान को किस तरह से खरी खरी सुनाने की कोशिश चीन ने की है, लेकिन उसे लगा था कि जापान भले ही G7 को ऑर्गेनाइज कर रहा हो वो जवाब नहीं देगा। तुरंत पलटवार हुआ है कि स्वाभाविक बातें हैं, इस पर आपको इतना ज़्यादा आपत्ति दर्ज नहीं करानी चाहिए। अब आप ये समझिए कि जो दुश्मनी वाले देश है चीन के, वो भी अब रुक नहीं रहे हैं, वो पूरा मौका ये समझ रहे हैं कि ये लोहा गर्म है और इसी पर अभी चोट करेंगे तो बिल्कुल सही निशाना फिट होगा। और ऐसे में चीन के लिए अब जापान क्या, अब हो सकता है आने वाले वक्त में ताइवान भी अग्रेसिव हो, वियतनाम भी अग्रेसिव हो, सोलोमन आइलैंड जहां पर उसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां से भी इस तरह के जवाब सुनने को मिले। बिल्कुल, देखिए बात साफ है कि चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट नीति है या रिविजनिस्ट नीति है, उससे जितने भी पड़ोसी राष्ट्र, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में, जो भी आपने वियतनाम की बात की, फिलीपींस की बात की, जापान की, साउथ कोरिया की, ये सब कंट्रीज़, इनकी जो नीति है रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट उससे आतायित है। उसमें एक और बड़ी बात है कि जो चाइना का मिडिल किंगडम थ्योरी है, और उस मिडिल किंगडम थ्योरी में सबसे बड़ा है कि वो बॉस बन के बाकी ये जो आइलैंड स्टेट्स हैं या अड़ोस जो आसपास के जो साउथ चाइना सी से लगे हुए उन पे अपना प्रभुत्व बनाकर रखना चाहता है। अब क्या हुआ है कि पिछले जो अभी G7 से और भारत का क्वाड ज्वाइन करना और ये क्वाड का निर्माण होना, दो तीन बातें साफ है कि देखो चीन के साथ एंगेजमेंट तो रखना चाहते हैं, लेकिन एंगेजमेंट उस एक्सटेंट तक रखना चाहते हैं कि जो चीन का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको स्टेटस को तक रखा जाए, वो ऐसे ही रहे, आगे ना बढ़े। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो अभी डेवलपमेंट हुआ है दो बातों पे हो रहा है। पहला कि बैलेंस ऑफ पावर, कि आप हम ऐसा एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं कि छोटे कंट्रीज़ के साथ में और बड़ी जो पावर है एशियन पावर और जो ग्लोबल पावर उनके साथ में, कि आपको बैलेंस करेंगे और साथ ही साथ
आपको मिलिट्रीली कंटेन भी करेंगे। तो एक कंटेनमेंट पॉलिसी भी इन कंट्रीज़ का चाइना को कंटेन करने के लिए चला जा रहा है। देखिए, मान के चलिए जो चाइना का लगभग 80 से 85% जो ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन से होते हुए साउथ चाइना सी की तरफ और खासकर मलक्का जो स्टेट है उससे होता है, और उसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिकॉज भारत का जो हमारा अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है जिसको हम मिलिट्री बेस, एक मजबूत मिलिट्री बेस, वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा एक कंटेनमेंट क्रिएट कर दिया गया। तो ये सब सर आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है और इसी पर कैप्टन आलोक से मैं रेफरेंस चाहती हूँ। कैप्टन आलोक, बहुत सारे व्यूवर्स ये भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पर पॉपुलैरिटी मिल रही है तो क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कम नेता जाते हैं तो जोरदार स्वागत मिलता है। एक परसेप्शन ऐसे भी लोगों का होगा, ऐसे भी कंट्रीज का होगा, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं तो चाहे छोटा राष्ट्र हो या बड़ा राष्ट्र हो, उसका वोट तो एक ही होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली हो गई, उसमें भी वोट आपका है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये दक्षिण प्रशांत सागर एक बहुत विशाल क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है जिसमें बड़े छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, पर इनकी जो समुद्री सीमाएं हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो मिलियंस ऑफ नॉटिकल माइल्स में है। तो एक बहुत बड़ी समुद्री सीमाएं हैं इनके अंदर काफी रिसोर्सेज हैं, फिशिंग रिसोर्सेज, और काफी इनमें से कई आइलैंड्स हैं जिनमें फॉस्फेट्स वगैरह काफी निकलते हैं। जैसे नौरू एक जमाने में दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाता था पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो ये छोटे राष्ट्र अवश्य हैं पर महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए इनके साथ एंगेजमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहले दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। भारत 2014 से इनकी तरफ ध्यान दे रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम ऐसे छोटे राष्ट्रों के साथ एंगेज कर रहे हैं और इनके साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको दिखला रहे हैं कि जो अभी तक जो इनके एग्जिस्टिंग एलाइज थे उनकी तुलना में हम एक ज्यादा विश्वस्त और भरोसेमंद साथी हो सकते। इस वक्त हमारे साथ सुरेश जी भी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर अब चीन के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। कहते हैं कि एक एक कंकड़ डालने से घड़ा भर जाता है, और उस घड़े में जब पानी ऊपर आ जाता है ऐसा लग रहा है कि वो पानी चीन के गले के ऊपर पहुंच गया है। ये कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त सुरेश जी चीन के लिए? देखिए, जैसे कि जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, मुल्क हैं, साथ में आए हैं, और इस एरिया में स्ट्रेटेजिकली यूएसए को भी अपना इंटरेस्ट दिख रहा है कि, और इसीलिए जो टीपीपी की बात हुई थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो खाली एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं थी, वो एक फोरम क्रिएट करने की कोशिश थी जहां पर कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और पैसिफिक कंट्रीज इकट्ठे आ सकें। ठीक है। तो ये सब चैलेंज चाइना के लिए काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है। एक चीज जरूर है कि भारत को ये ख्याल करना पड़ेगा कि साथ में आने से जो हमारी कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज हैं वहां पर चीन की गतिविधियों को रोक करके रखना। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन पापुआ न्यू गिनी जहां की तस्वीरें आज दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, वो ड्रैगन के लिए क्यों जरूरी है, ड्रैगन की उस पर निगाह क्यों है? आइए मैं आपको ये बताने जा रही हूं अपनी अगली जानकारी के साथ। मजबूत फ्रंट एंटी चीन किस तरह से लगातार तैयार हो रहा है, पापुआ न्यू गिनी पर ड्रैगन की नजर क्यों है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि सोना तांबा जैसे संसाधनों वाला देश है पापुआ न्यू गिनी, ये पहला पॉइंट जिसको ध्यान में रखता है चीन। दूसरी बात, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का भारी निवेश यहाँ पर है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब मौजूद है पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया वो देश जो अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और चीन को ऐसा लगता है कि अगर पापुआ न्यू गिनी पर वो कब्जा कर लेता है तो ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को खत्म कर सकता है। अगला पॉइंट ये है कि पापुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा सौदे करने की कोशिश में चीन है, वो कितने हो पाएंगे अब ये देखना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कर्ज जाल में फंसाकर संसाधन कब्जाना चाहता है पापुआ न्यू गिनी के चीन। एक और पॉइंट है, क्वाड के लिए खतरा बनेगा चीन। लेकिन अब इन सारी बातों पर, ये जो आखिरी पॉइंटर है, क्वाड के लिए खतरा बनेगा, इन सारी बातों पर पानी फिरता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि भारत की प्रेजेंस अब पापुआ न्यू गिनी में है। पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे के मायने क्या है, भारत का क्या फायदा है? पैसिफिक में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, पहला फायदा। नुकसान चीन का क्या होगा? चीन का वर्चस्व कम हो जाएगा। अगली बात यह है भारत के लिए, भारत को नए कारोबार का मौका मिलेगा। साथ ही चीन का नुकसान क्या है? चीन के सी फूड प्रोडक्शन को झटका लगेगा, वो प्रोडक्शन को पूरा ही नहीं कर पाएगा।
भारत का फायदा है, समुद्री रूट का विस्तार होगा, भारत को एक और नया रूट मिलेगा। चीन का नुकसान है, चीन पैसिफिक में घिर जाएगा। क्वाड पहले से ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि और आइलैंड इसमें जुड़ सकते हैं और इन संभावनाओं को भारत प्रबल तरीके से आगे बढ़ा रहा है। नुकसान चीन का ये होगा कि चीन की सिक्योरिटी डील पर पानी फिर सकता है। और इसके साथ साथ अब इस पूरी जानकारी के बाद आप ये समझिए कि अब इस नफे नुकसान के बीच चीन उलझ गया है। पीके श्रीवास्तव जी, नफे नुकसान के बीच उलझने के साथ ही अब ये तो बात क्लियर हो गई है कि आप जिस जहनियत से आगे बढ़ते हैं, आपको कभी ना कभी आपका एक ऐसा जवाब देने वाला शख्स सामने खड़ा हो जाता है, फिर आपको समझ नहीं आता है कि आपका खेल किसने बिगाड़ दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा है कि चीन को लग रहा था कि वो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते जाएंगे और जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अब जो संतुलन पैदा होगा दोनों शक्तियों के आने से, तो उसका प्रभाव इन छोटे छोटे जो द्वीप हैं महासागर में, प्रशांत महासागर में, इनके विकास में भी सहायक होगा और इनकी जो सोवरेंटी है वो भी कायम रहेगी, जो कि भारत हमेशा चाहता है। भारत ने कभी भी एक्सपेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं। तो ये भारत की कूटनीति से, भारत की जो राजनीति है उससे बिल्कुल ये टैली करता है। इसका मतलब उनको विश्वास है भारत के ऊपर कि अगर भारत हमें मदद कर रहा है, भारत हमारे साथ खड़ा है, तो हम अपने सोवरेनिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अपने विकास की ओर बढ़ सकते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है श्रीवास्तव जी कि किसी भी कमजोर मुल्क के लिए एक सामने ऐसा व्यक्तित्व सामने हो जहां पर ऐसा महसूस हो कि ये हमारे साथ आकर अगर खड़े होते हैं तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वो चेहरा भारत है, उनके प्रतिनिधि हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं।